आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जीन एक्सप्रेशन का आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। एक्चुअल में रेप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि रेप्लिकेशन है क्या। तो रेप्लिकेशन इज ए unique process of replication is a unique process of making it is a unique process of making carbon copy of DNA। कोई भी डीएनए हमारे पास है, पेरेंटल डीएनए, वो अपनी कार्बन कॉपी बनाना चाहता है। एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन जो पेरेंटल डीएनए के पास है वैसा ही डीएनए हम बनाना चाहते हैं। तो वो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन होता क्या है, इसकी जो स्कीम है वो स्कीम सबसे पहले प्रपोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन की जो स्कीम दी थी वो किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के डबल हेलिकल मॉडल भी दिया था। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जब इन्होंने प्रपोज किया तो उसके जस्ट बाद उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बता दिया था, क्योंकि वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में इनको पता चल गया था और वो प्रॉपर्टी क्या थी? कॉम्प्लीमेंटारिटी। जैसे ही इनके माइंड में कॉम्प्लीमेंटारिटी का कॉन्सेप्ट आया था, कॉम्प्लीमेंटारिटी का कॉन्सेप्ट आते ही दोनों क्वेश्चंस के आंसर इनके दिमाग में क्लियर हो गए थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर एक डीएनए की स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमें पता चल जाए तो हम दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी बता सकते हैं। और दूसरा कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा, अपनी कार्बन कॉपी कैसे बनाएगा, तो वो भी कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल की हेल्प से ही बनाता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से उसको दो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। तो जैसे ही उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया उसके तुरंत बाद बेटा उन्होंने क्या कर दिया? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी दिया। क्या दिया? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और दोनों ही कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना बेटा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा सेमी कंजर्वेटिवली। ये चीज ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत बार आता है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा सेमी कंजर्वेटिवली। कैसे रेप्लिकेट करेगा? सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी का मतलब होता है हाफ। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा? सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी का मतलब होता है हाफ, कि हाफ पार्ट उनका कैसा होता है? कंजर्व्ड होता है। दैट मीन्स उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ये भी किसने बताया था बेटा? वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था 1953 में ही। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने दो चीजें बताई थी बेटा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए और साथ में बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव स्कीम थी ये भी किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। अब एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल एग्जामिनर पूछ लेता है, कॉमनली क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डज सेमी कंजर्वेटिव स्कीम सजेस्ट? सेमी कंजर्वेटिव स्कीम क्या सजेस्ट करती है? तो बेटा इसको ध्यान से देखना, ये क्या सजेस्ट करती है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है द टू स्ट्रैंड्स, हम कौन से दो स्ट्रैंड्स की बात करें? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स की बात करें। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए would separate and acts as a template for
acts as a template for the synthesis of complementary strand. ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, ध्यान से देखना कि हमारे पास डीएनए है बेटा डबल स्ट्रैंडेड, हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये क्या कह रहा है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, चाहे उसकी पोलैरिटी 5' to 3' हो या 3' to 5' हो, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट का काम करेंगे, बेस का काम करेंगे, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। ठीक है, फिर अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं और कॉम्प्लीमेंटैरिटी इनके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, तो आफ्टर द completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कर लेता है, सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं वो ये बात बता रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है तो उसका एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। कैसे? यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा था, ये हमारा पेरेंटल डीएनए, ठीक है, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो ये हो गए पेरेंटल स्ट्रैंड। अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। मान लो इस स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस है ATGC, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस हो जाएगी? ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा बेटा, बताओ, बोलो भाई, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या सीक्वेंस आएगी? बोलो शाबाश बेटा। अगर एक स्ट्रैंड में इधर एडेनिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या आएगा? बोलो बच्चे, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? टी। टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ए। शाबाश। जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। वेरी गुड। सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। ATGC रूल होता है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो इस स्ट्रैंड पे तो सीक्वेंस है ATGC और इस स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है TACG। अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, तो दोनों अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे। बेटा नया स्ट्रैंड आज से ही दिमाग में बिठा लो, ये बात बहुत बार आएगी। नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। तो अगर टेम्पलेट में इधर 3' एंड है तो नए स्ट्रैंड में इधर क्या होगा? 5' एंड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है तो पोलैरिटी भी अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपोजिट। और इस स्ट्रैंड में भी इसका 3' एंड है, तो नए स्ट्रैंड का इधर क्या होगा? 5' एंड। तो नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनता है? एरो किस तरफ दिखाओगे? 5' to 3'। तो इसमें ऊपर की तरफ एरो दिखाई और इसमें कहाँ दिखाओगे? नीचे की तरफ दिखाओगे। ये जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल के हिसाब से होगी। किसके हिसाब से होगी बेटा? कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल के हिसाब से। कैसे? इधर ए आ रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया होगा? टी। इधर टी आ रहा है तो इधर क्या आएगा? ए। इधर जी तो इधर सी, इधर सी तो इधर जी। लेकिन ये स्ट्रैंड बनना कहाँ से शुरू हुआ है? 5' एंड से।
सिमिलरली इसमें टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी और जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। अब आप ये एरो मैंने इधर दिखा दी, एक्चुअल में ये इधर आनी चाहिए थी, ठीक है। इनर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। अब इन दोनों स्ट्रैंड के सीक्वेंस को पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड के सीक्वेंस से आप कंपेयर करके देखो। पेरेंट में एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस है एटीजीसी, यहाँ पे एटीजीसी, यहाँ पे एटीजीसी। दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस है टीएसीजी, यहाँ पे भी टीएसीजी और यहाँ पे भी टीएसीजी। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों प्रोजेनी डीएनए की सीक्वेंस एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी किसकी है, पेरेंटल डीएनए की। लेकिन इन सभी के अंदर एक एक स्ट्रैंड तो कैसा है प्रोजेनी डीएनए में, पेरेंटल है, और एक एक स्ट्रैंड कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये जो स्कीम होती है, इस स्कीम को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम किसने दी है, वाटसन एंड क्रिक ने दी है। कब दी है, 1953 में। ये स्कीम क्या सजेस्ट करती है कि दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना। हालांकि डीएनए के एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बेटा हालांकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी पूछे तो आपको हमेशा क्या बतानी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों, क्योंकि नया स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो टेम्पलेट को भी आप उसी एंड से रीड करोगे, तो उसी एंड से रीड करोगे तो टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर हालांकि टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड करते हैं, लेकिन अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी पूछे तो आपको बेटा हमेशा क्या आंसर देना है, टेम्पलेट की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या दी थी, इट वाज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग दैट वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggest a copying mechanism for the genetic material। तो आपको ध्यान हो तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। स्पेसिफिक पेयरिंग का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बताया था, डीएनए का एक स्ट्रैंड अपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ बेस पेयरिंग कर रहे हैं। कैसे, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग कर रहा है, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में कब आया था, जब उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, उससे पहले आया था। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमने स्पेसिफिक पेयरिंग बताई है उसी ने हमें इमीडिएटली सजेस्ट कर दिया कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा, उसका कॉपीइंग मैकेनिज्म क्या है जेनेटिक मटेरियल का, वो भी हमें किसने सजेस्ट कर दिया, स्पेसिफिक पेयरिंग दैट वी हैव पोस्टुलेटेड। जो हमने स्पेसिफिक पेयरिंग बताई है उसी से हम बता देंगे कि डीएनए के या जेनेटिक मटेरियल के अपना कॉपीइंग मैकेनिज्म क्या है, दैट मीन्स वो अपनी कार्बन कॉपी कैसे बनाता है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेंगे, फिर दोनों अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे तो क्या फॉलो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, दैट मीन्स बेस पेयरिंग करेंगे। तो बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आते ही दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होगी और डीएनए का कॉपीइंग मैकेनिज्म क्या होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा 5 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेप्लिकेशन, दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसक्रिप्शन,
तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचजीपी, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसमें बहुत बार 5-5 नंबर के क्वेश्चन इन्हें टॉपिक्स में से रिपीट होते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें देना है। तो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ पहले इसके बारे में। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, वो दिया था बेटा ई कोलाई के ऊपर। कोई भी एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में हम करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहले ये चीज जो प्रूव करके दिखाई, वो किस में प्रूव करके दिखाई? ई कोलाई में प्रूव करके दिखाई। हालांकि बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स में भी इसको प्रूव करके दिखाया, जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल में भी इसको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी इसको प्रूव करके दिखा दिया, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इनिशियली इसको किस में प्रूव करके दिखाया। तो इनिशियली इसको प्रूव करके दिखाया था बेटा ई कोलाई के ऊपर। तो इसके दो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट जो है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट दिया है किस साइंटिस्ट ने? मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने। फ्रैंकलिन स्टेहल, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था 1958 में। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया इसी को प्रूव करने के लिए, वो दिया गया टेलर एंड हिज कलीग्स ने। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, इन्होंने भी 1958 में ही दिया था। लेकिन बेटा मैथ्यू मिचेल्सन ने तो प्रूव करके दिखाया ई कोलाई में, और टेलर एटल ने प्रूव करके दिखाया था बेटा विसिया फैबा पे, जिसको फैबा बीन्स भी कहा जाता है। इन्होंने विसिया फैबा पे प्रूव करके दिखाया, फैबा बीन्स पे, जबकि मैथ्यू मिचेल्सन ने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? ई कोलाई पे। इसमें ई कोलाई सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने यूज किया बेटा, इन्होंने यूज किया था हैवी नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन 15 यूज किया था। और वो भी किस फॉर्म में? अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। N15 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, ये हैवी आइसोटॉप है नाइट्रोजन का। और हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन को नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है 14, उससे सेपरेट करने के लिए इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जबकि टेलर एटल ने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया है बेटा रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है। दोबारा मैं बता देती हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपका, ठीक है। देखना, डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। इसके दो एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने। इस एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट डिटेल आपके सिलेबस में है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो दिया था वो दिया था टेलर एंड हिज कलीग्स में। इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्ट वैसे ही आए जैसे मिचेल्सन और स्टेहल के आए थे। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल ने ये एक्सपेरिमेंट जो किया वो ई कोलाई पे किया,
और इन्होंने किस पे किया बेटा, इन्होंने फैबा बीन्स पे किया, विसिया फैबा पे। एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी 1958 में किया, इन्होंने भी 1958 में किया। लेकिन डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक तो नॉर्मल नाइट्रोजन लिया और साथ में नाइट्रोजन 15 लिया। नाइट्रोजन 15 क्या होता है, इट इज द हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, नॉट द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप। और नाइट्रोजन को उन्होंने किस फॉर्म में दिया, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में दिया। जबकि टेलर एटल ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया है, उन्होंने हैवी आइसोटॉप को यूज नहीं किया। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।